बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को लेके शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार उसने अपने कांग्रेस के इजलास में किया, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और उसके बाद अस्करी क़यादत समेत डिफेंस सेक्रेटरीज को भी तलब किया गया था। इस तमाम के अंदर जहाँ पे अमेरिका की हजीमत पर उनकी सरजनिश की गई और सख्त अल्फाज में सरजनिश की गई, वहीं पे तालिबान को कंट्रोल दिए जाने के अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया। 22 कांग्रेसमैन ने, 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया और इस चीज़ को अर्ज किया कि तालिबान को पावर में लाने के लिए अफ़गानिस्तान में जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है उसको प्रोब किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इसके साथ साथ इन गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान जिस तरह तालिबान को सपोर्ट करता आया है और जिस तरह उनको हार्बर करता आया है, उसके हवाले से भी रिपोर्ट 180 दिन के अंदर पेश की जाए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस पेश करेंगे। जिसके बाद उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो सैंक्शंस का कानून हमारे पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर दुरुस्त सिमत में बढ़ रही है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर अगर लॉबिंग की तो वो नाकाम क्यों हुई, अगर कामयाब हुई तो उसकी कामयाबी हमें दिख क्यों नहीं रही। अफगानिस्तान मामले में तालिबान को लेकर पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जमील अहमद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर आप जानते हैं कि एक रूटीन मैटर है, उन्होंने इस मरतबा बहुत आड़े हाथों लिया अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समेत बाकी जो उनकी आला क़यादत है अस्करी, और सवाल जवाब खासे वहाँ पे हुए। पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ और एक प्रोब का हमने देखा पाकिस्तान से जो है वो आगाज़ करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इस हवाले से। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस डेवलपमेंट सर? No, obviously this development cannot be ignored, and I would definitely take it as a serious development. Although it's a private bill and it's not moved by the Treasury benches, but still, since it's about so many numbers out of 122 रिपब्लिकन्स ने उन्होंने ये बिल पेश किया है, और मुझे इस चीज का भी अंदाजा है कि जो ये बिल सब कमेटी में जाएगा जिस तरह के नॉर्मली होता है, और जब सब कमेटी में जाएगा तो वहाँ सब कमेटीज तकरीबन 80% से ज्यादा जो हेड यानी सब कमेटीज के जो सरबराह हैं कांग्रेस में यूएस के, वो ज़ायोनिस्ट माइंड के हैं या जूस हैं। तो उस लिहाज से कोई ज्यादा तवक्को नहीं की जा सकती किसी अच्छी खबर की। सिर्फ ये है कि यूएस को अगर आप प्रोसीडिंग्स भी देखें, जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी परसों, जब जॉन ऑस्टन को सुना जा रहा था डिफेंस कमेटी की तरफ से, और जब मार्क मिली को सुना जा रहा था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को, तो उस वक्त इस किस्म के कलमात हुए। वो कहते हैं कि यूएस ह्यूमिलिएटिंग कंक्लूजन टू द यूएस लॉन्गेस्ट वॉर, इस किस्म का जिक्र आया। और फिर कहते हैं कि, और फिर जाहिर है यूएस को जब ये ह्यूमिलिएशन, वो खुद कह रहे हैं कि ह्यूमिलिएशन लॉन्गेस्ट वॉर, तो वो किसी को तो स्केपगोट बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के वजीर खारजा ने भी बयान दिया कि वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी इस किस्म के मामला कर रहे हैं, क्योंकि विद इन यूनाइटेड स्टेट्स काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे हो रही है और एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ये तो दोहा एग्रीमेंट का शख्साना है और दोहा एग्रीमेंट ट्रंप ने करवाया है। तो ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की लपेट में पाकिस्तान ज्यादा आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से इंडियन लॉबी की वजह से, और कमला हारिस ने जो अपनी मीटिंग की थी मोदी के साथ, उसको अगर हम पूरा मुशाहिदा करें तो हमें उस वक्त भी अंदाजा होता था, पाकिस्तान का नाम दिया गया था उसमें। तो ये तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए तो ये महसूस होता है कि यस, हमें इसको यकीनन सीरियस लेना चाहिए और हमें अपने तमाम जो एफर्ट्स को अब बढ़ाना चाहिए। वो एफर्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये जो बिल है इसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि सैंक्शन जो है इम्पोज किया जाए, और यूनाइटेड नेशन सैंक्शन जो है वो बेसिकली उनका एक्ट है, एम्बार्गो एक्ट, जो कि 1807 का एम्बार्गो एक्ट है, जो शाज़ो नाज इस्तेमाल होता था, लेकिन 1914 के बाद ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दुनिया के काफी कंट्रीज हैं अभी जो कि
मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस के जद में है। लेकिन जो चीदा चीदा सैंक्शन है वो है बैन ऑन आर्म्स रिलेटेड, जो उनकी सैंक्शन है एक्सपोर्ट वगैरह पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह पे और ड्यूल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पर है, रिस्ट्रिक्शन इकोनॉमिक असिस्टेंस जहाँ हमारी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और उसके अलावा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस दूसरे किस्म की, आपकी जो इंपोर्ट वगैरह पे, आपके एक्सपोर्ट वगैरह पे, फिर वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस करना, फिर उसके बाद अपने तमाम अमेरिकन सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट करना कि वो कोई किसी किस्म का ट्रांजैक्शन और ये गालिबन उन्होंने उन तमाम ममालिक के लिए भी कहा है कि जो कोई भी तालिबान के साथ डील कर रहा है या उसके साथ अच्छे मरासिम ताल्लुकात बना रहा है, ये शायद उसका इतलाक इन सब के लिए होगा। ऐसा ही है या मैं समझाऊं? नहीं, वो उस पर उन्होंने इस तरह कहा है कि जो भी जिन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वो उन्होंने सेंचुरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, सेंचुरी प्रोवाइड की है, और देखें ये ऐसा खतरनाक इन्होंने बिल पेश किया है, आई ओनली विश कि ये पास ना हो और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह होश आए, क्योंकि अगर ये पास हुआ तो पूरे खिते में एक भूचाल आ सकता है बाद में, क्योंकि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो उसका स्पिल ओवर पहले सबसे पाकिस्तान पे, लेकिन बाकी खिते के ममालिक भी इससे बच नहीं सकेंगे। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अपने जर्नल कह रहे हैं, मार्क मिली ने कहा है और जनरल मैकेंजी ने कहा है ये कि 1 साल से यानी 12 माह से लेकर 36 माह में वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में हमले हो सकते हैं, जो वहाँ अल-कायदा और बाकी ग्रुप हैं उनके तरफ। बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट आई थी। तो ये तमाम चीजों को अगर तो बिल इतना खतरनाक है कि वो कहते हैं कि जो 20 सालों में जिन ने सपोर्ट किया है और जहां ये सेंचुरीज जिन्होंने प्रोवाइड 180 दिन का गालिबन उन्होंने टाइम दिया कि जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करें और आप जमा करें। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी इसकी अहमियत को समझें। आई मीन अभी इसके प्रोसेसेस कुछ होने हैं जिसमें इसने आगे जाना है, फिर इसने पास होना है या इस पर कोई हो सकता है कुछ ऑब्जेक्शंस लग जाएं, फिर वो क्लैरिटी के अंदर चला जाए। लेकिन हम एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से जो कांग्रेसमैन है दे आर वेरी कंसर्न, और अमेरिका पाकिस्तान के मरासिम को लेके या रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के साथ फ्यूचर को लेके इस किस्म के कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। अब सवाल मेरा ये है जो उनके कंसर्न्स हैं उनमें से आपके ख्याल से कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि दफ्तर खारजा तो कैटेगोरिकली डिनाई कर चुका है इस चीज़ को। डेफिनेटली जो उनके कंसर्न है उसमें बायस्ड एटीट्यूड है उन कांग्रेसमैन का, क्योंकि पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर के तौर पर अमेरिका के साथ मावन कार रहा है। अगर पाकिस्तान फैसिलिटेटर ना होता तो दोहा एग्रीमेंट जिसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा कोशिश और काविश की अमेरिकन ने, बहुत ट्रंप गवर्नमेंट और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बाइडेन गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने इसमें कोशिश किया है, लेकिन वो हमारा जो काविश और फिर जो विड्रॉल उन्होंने किया, अगर पाकिस्तान फैसिलिटेट न करता और उसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग वो उधर से कैसे निकल सकते थे और उनको जो नुकसान पहुंचता उसका इजाला कौन कर सकता था। उस वक्त तो तारीफ की जा रही थी और अब ये हो रहा है मामला। लेकिन इसमें हमें कोई ज्यादा, मुझे तो कम से कम इसमें कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ कि अमेरिका के अगर पिछले 5-8 सालों के उनके कांग्रेसमैनों के बयान उठा के देखें, उनके बाकी अखबारों और थिंक टैंक्स की बातें देखें, तो उसमें किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से वो ब्लेम करते रहे हैं। अब वो उसका पूरा मजमुआ एक उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में लेजिस्लेशन के तौर पर जो पेश किया, ये मामला खतरे की घंटी बन गई है। सर वही तो बात है ना, देखिए वो इल्जाम तो लगाते आए हैं, इससे तो कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन अब उस सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना और ऐसे मौके पर डॉक्यूमेंट करना जबकि पाकिस्तान और अमेरिका कोई अच्छे ताल्लुकात को एंजॉय नहीं कर रहे और ख्याल किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं कि यार लेट्स स्टार्ट, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन जब की जाती है, हमारे यहाँ देसी लफ्ज़ों में तो कहा जाता है कि खाते जब बनाने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो कोई आपको इंडिकेशन लग रही है कि ये खाते जो बनने शुरू हो गए हैं, ये आगे चल के कोई हिसाब किताब अब हमारे साथ करने के लिए बैठ जाएंगे कि जी आपने ये किया, ये किया, ये किया और ये किया, चुनाचे अब हम ये फैसले कर रहे हैं? देखें, वो तो राइटिंग्स ऑन द वॉल नजर आ रही है ना कि वो ये चाहते हैं, लेकिन इसका हमने काउंटर मेजर क्या करना है, हमने तो ये सोचना है जो वो चाहते हैं उसका तो हमें इशारा मिल रहा है। डॉट से डॉट आप मिलाएं तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जाहिर है उस पे वो सैंक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें खाम ख्याली में रहें कि नहीं जी नहीं ये तो ऐसे ही है,
और उन्होंने मजराए मजाक इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, तो ये तो हमारी फिर ख्वाब ख्याली होगी। लिहाजा ये है कि हमने देखना ये है कि ये एक हकीकत है कि एक बिल पेश हुआ है, ये हकीकत है कि 22 सेनेटर्स की बड़ी अहमियत होती है, ये एक हकीकत है कि डेमोक्रेट्स के सेनेटर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है विड्रॉल को और पाकिस्तान के रोल को, ये हकीकत है कि वहाँ की सब कमेटीज जो हैं वो दे आर हेडेड बाय ज़ायनिस्ट माइंड एंड द जूज। जब ये सारी हकीकतें सामने हैं तो उसके बाद फिर हमें किसी खामख्याली में तो नहीं रहना चाहिए। काउंटर मेजर क्या हो सकता है? जैसे ही ये बिल कमेटी में जाए और अब से लेके पाकिस्तान की वहाँ न सिर्फ सफारतखाना बाकी हमें लॉबिस्ट को भी एंगेज करना चाहिए। हमारे जो डायनामिक किस्म के पाकिस्तानी हैं वही अमेरिका में जिस जगह जहां बड़े बड़े वहां डायनामिक किस्म के हमारे बासर पाकिस्तानी हैं, उनके कोशिशों और काविशों को इस्तेमाल करते हुए जिन जिन इलाकों के वो सेनेटर्स हैं और जिन जिन इलाकों के वो सब कमेटी जिसके पास ये जाएगी सेनेटर्स हैं, उनको एंगेज करके उनको बावर कराया जाए। इतला तो डॉक्टर साहब है कि फॉरेन ऑफिस ऑलरेडी लॉबिंग करने की बहुत कोशिश कर रहा है और माजी में भी उसने कुछ रिक्रूट किए यहाँ पे बंदे भी और कुछ फर्म्स भी, लेकिन हमें खातिर खा अभी तक वो नताइज नहीं मिल पाए। ये ज़राए से मेरे पास मालूमात है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, दुरुस्त है, और ये बात तो अभी जुबान ज़द आम भी है कि हमने जो कोशिशें काबिशें की उसमें हमें इतनी कामयाबी नहीं हुई, तो हमें तो इसी का तो हमने पोस्टमार्टम करना होगा कि क्या हमें उस स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। और उसी ज़िमन में मैं जो बयान कर रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि हमारे जितने वहाँ बड़े बासर हमारे डॉक्टर्स हैं, अपना के मेंबर्स हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स की फोरम है, ऐसे से बड़े बड़े असरअंदाज लोग हैं कि जिनकी लोग कदर करते हैं वहाँ के सेनेटर्स, तो हम क्या उस नेटवर्क को इस्तेमाल करने में कामयाब हुए हैं। मेरा अपना, मैं यूएस जाता रहा हूँ, मैं यूएनओ में भी रहा हूँ, तो वहाँ मैंने काफी मुशाहिदा किया। हम उस नेटवर्क को जिस एनर्जाइज तरीके से इस्तेमाल करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके, बतदरीज नहीं कर सके। तो जब नहीं कर सके तो आप खाली एक लॉबिस्ट को एंगेज करके अगर करना होता तो दुनिया के बहुत बड़े अमीर मुल्क हैं, वो सारे मर्जी अपने फैसले अपने मर्जी के करवाने थे। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब, यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में वक्त चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो रुस्तम साहब। हम सर बात कर रहे हैं जो कांग्रेसमैन की जानिब से बिल पेश किया गया है और कांग्रेसमैन ने जो तलबी की है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पहले और उसके बाद वहाँ पे जो अस्करी क़यादत है, सेक्रेटरी डिफेंस है, उसके हवाले से अब पाकिस्तान पे जो एलिगेशन लग रहा है लार्जली, और इस बिल के अंदर भी कहा गया है, वो ये है कि विड्रॉल के बाद यहाँ पे आना अशरफ गनी गवर्नमेंट को था, लेकिन यहाँ पर आकर बैठ के तालिबान, और इसमें सारी चीज़ के अंदर हेल्प आउट किया पाकिस्तान ने। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, रिपोर्ट जमा कराएं। आप उनके इस एलिगेशन को कैसा देखते हैं, और अगर ये गलत है तो हमारे पास रिबटल क्या है सर इसका? देखिए, पहली बात ये है कि जब ये सब कुछ इसकी तैयारी हो रही थी और 20-22 सेनेटर इकट्ठे हो रहे थे और वो ये तहरीक लॉन्च करने जा रहे थे, तो हमारी लॉबी कहाँ थी? या हमें कुछ इल्म ही नहीं था कि कैपिटल हिल में एक डेवलपमेंट हो रही है जो पाकिस्तान के हक में ठीक नहीं है, और कुछ सेनेटर्स ये मूव पेश कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे लोग कहाँ थे और हमने क्यों लॉबी नहीं की, हमारी बात क्यों नहीं सुनी, हमने कोई अपना केस प्रेजेंट नहीं किया या उनको यकीन नहीं आ रहा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये सेनेटर साहिबान ये समझते हैं कि किसी तरीके से अशरफ गनी की हुकूमत को बचाया जा सकता था और एक नेगोशिएटेड डील के जरिए एक स्टेटस को प्रोलॉन्ग किया जा सकता था, तो वो वैसी गलती कर रहे हैं जो अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में करता रहा है। इनको ये इल्म नहीं था कि वो हुकूमत जो है वो तो अमेरिकन फौज की पिस्ताकियों पर खड़ी है। उनका तो 50% से कम इलाके पर कंट्रोल है, वो भी नॉमिनल कंट्रोल है। वो तो $4.5 बिलियन डॉलर आते हैं अमेरिका से और उनके बलबूते पे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऑपरेट कर रही हैं।
तो ये सारे हक़ाइक़ वो भूल गए और अब ये कहना शुरू किया कि इस डील के नतीजे में तो हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो नामुमकिन था। लेकिन गिला उनका ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हेल्प आउट किया, जिसकी वजह से वो पावर में आके बैठ गए। हमारा प्लान भी फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान ने मदद की और तालिबान आ गए। जो $2 ट्रिलियन लगाए वो कामयाब न हो सकी वो स्कीम, और जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, 4000 लोग और कुछ कंट्रैक्टर सिक्योरिटी फोर्सेस के 7000 लोग जो मारे गए, उसके बाद भी वो जो है वो काम नहीं आया। और उनकी फौज जिनके बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने उनकी न सिर्फ ट्रेनिंग की है बल्कि उनको जदीद तरीन असला और इक्विपमेंट मुहैया किया है, उनके बारे में ये तस्वर कि वो खड़ी रहेगी और वो डिफाई करती रहेगी और वो डिफाइंस शो करती रहेगी और 2 साल तक वो लड़ती रहेगी। तो ये सारे जो मफरूज़ थे ये गलत थे, ये उनको न समझने की वजह से वो हुआ। अब पाकिस्तान पर अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान जीत गए, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको इस वक्त भी डिनाई कर रहे हैं, अभी भी उनकी आंखें खुली नहीं है। अच्छा सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 साल इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 20 साल से ये वो शोर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हार्बर कर रहा है और सेफ हेवन्स है और ये है वो है। अब बेसिकली आपसे पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर जमील साहब भी मौजूद थे, हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा था रुस्तम शाह साहब कि वो बेसिकली अब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं आप तो इसका मतलब ये है कि अब आप किसी एक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेड चीज़ों के ज़रिए आप सामने आ रहे हैं। सवाल ये है सर कि अगर इन देयर डॉक्यूमेंट्स वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की ऐसे ऐसे मदद की और उसको वो पावर में लेके आया, चुनाचे हम अपना सैंक्शंस का लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं और अब हम पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा सकते हैं जो कि उन्होंने जिक्र किया उस बिल के अंदर, वेयर वुड वी स्टैंड एट दैट टाइम? पहली बात ये है कि अगर ये वो करें तो एक शदीद स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा और पाकिस्तान मजीद चाइना के ऑर्बिट में चला जाएगा और ये सारा खित्ता अमेरिका के कंट्रोल से बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ अमेरिका की हेजेमनी पे और कंट्रोल और जो वसाइल हैं ये अमेरिका के हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। साउथ चाइना सी में जो इस वक्त स्ट्रगल है चाइना और अमेरिका के दरमियान, जिसमें हिंदुस्तान अमेरिका का पार्टनर है, वो भी एक नई सूरत इख्तियार कर लेगा और उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा कि वो चाइना के साथ मिलके अपने दिफा का बंदोबस्त कर ले और अमेरिका पे अपना इन्हिसार बिल्कुल ख़त्म कर ले। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट को ये चीज़ काबिल कबूल है कि हर जगह वो आ रहे हैं और हर जगह उनको जो है वो डिप्लोमेटिक वो भी रिट्रीट पे हैं, तो फिर ये भी फैसला कर लें कि बस पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान पे वो सैंक्शन लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ये सारा खित्ता उनके इन्फ्लुएंस से, उनके असर रसूख से बिल्कुल ही निकल जाए। और उनको ये भी इल्म होना चाहिए कि इसका असर अफगानिस्तान पर भी होगा, क्योंकि वहाँ तालिबान की हुकूमत है और तालिबान को जब ये इल्म हो जाएगा कि हमारी वजह से पाकिस्तान को सजा दी जा रही है, तो तालिबान पाकिस्तान के और भी करीब आते जाएंगे। और जो नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान का और चाइना का और ईरान का और टर्की का और रूस का, ये और भी मजबूत हो जाएगा। ये शायद अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए नाकाबिल कबूल होगा, इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि सोचना होगा, वो ऐसा कदम मेरे अपने ख्याल में नहीं उठाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर जमील साहब, जिस नेक्सस का जिक्र कर रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये नेक्सस या ये कैंप या ये धड़ा जो है वो बिल्कुल एविडेंट होता जा रहा है। क्या अमेरिका ये नहीं चाह रहा था? एक स्कूल ऑफ थॉट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये कहते हैं कि जी ये अमेरिका ने डिलिबरेटली किया, वो अफगानिस्तान में तो अनरेस्ट क्रिएट कर गया और यही अनरेस्ट वो नेबरिंग कंट्रीज़ और खुसूसन पाकिस्तान में चाहता है कि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट हो जिससे हम चाइना को डेंट कर सकें या डैमेज कर सकें। अब चाइना अकेला पाकिस्तान का क्या फाइनेंशियल बर्डन उस तरह उठा सकता है जिस तरह IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जगहों से हम बहुत सारे मामलात अपने चला रहे हैं? अगर उठा सकता है तो क्यों उठाएगा, और अगर नहीं उठा सकता तो व्हाट ऑप्शंस आर लेफ्ट? राइट, आई थिंक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और पहले तो इसमें 2 हिस्सों में कर लेते हैं ना इसको। एक तो ये है कि चाइना कितना फाइनेंशियल बर्डन उठा सकता है और हमारा फाइनेंशियल बर्डन है कितना, और दूसरा ये है कि मैस जो
यूएस करके गया है, छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, particularly with regard to its weapon, and that sophisticated weapon, although most of them they have caused damage to it, but at least the weapons 60,000 के करीब जो स्मॉल आर्म्स वो छोड़ के गया है, और उससे ज्यादा बाकी तमाम, तो वो तो लोगों के हाथ लगे हैं, और वो अब अगर उनके पास खाना नहीं होगा तो बेचेंगे अपना हथियार और औजार, और उसके या नहीं, या बेचेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने रोटी तो कहीं से लेके आएंगे वो। तो इसका मतलब एक सिविल रेस्ट होगी अगर इस तरह उन्होंने 90% ऑफ द अफगान पॉपुलेशन इफ दे गो बिलो द पॉवर्टी लेवल व्हिच द यूएन सेज, तो उसके बाद फिर आपके पास डिस्टेबलाइजेशन तो हो जाएगी। तो आपके सवाल का जवाब, ये थॉट न सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस हुए हैं, इससे ज्यादा अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से निकला है और जितना साजो सामान छोड़ के गया है, और तो क्या वो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में इसलिए छोड़ के गया है ताकि यहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो और चाइना को टफ टाइम मिले और पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो ये एक बहुत सीरियस स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें कि बहुत ज्यादा लॉजिक भी नजर आता है, और अमेरिका इसको टोटल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देगा। क्योंकि मैं जब यूएनओ में था और मैं सरबराही कर रहा था चंद मुल्कों की, उसमें सोमालिया भी मेरे चार्ज में था, और सोमालिया या यमन भी मैं यूएनओ की तरफ से तैनात रहा हूँ कंट्री हेड के तौर पर। तो वहाँ जहाँ इन्होंने डिस्टेबलाइजेशन देखी है, वहां से इस किस्म के ग्रुप्स उभरे हैं टेररिज्म के, जिन्होंने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उस हद तक तो वो समझते हैं कि कंट्रोल्ड, इसको मैं टर्म देता हूँ और अपने मजमून में भी मैंने लिखा है आर्टिकल में, कि इसको कहते हैं कंट्रोल्ड डिस्टेबलाइजेशन। उस हद तक तो एक एनालिस्ट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि अमेरिका के ख्याल में ये होगा कि कंट्रोल नहीं था। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा था फाइनेंशियल। पाकिस्तान इस वक्त 43 ट्रिलियन रुपयों का मकरूज है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो 120-126 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, बाकी इंटरनल डेट है। हमारे पास इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम किसी किस्म के सैंक्शन को बर्दाश्त कर सके, और वो सैंक्शन अगर लग गए, जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि हम ये तवक्को कर सकते हैं और हमारी तमन्ना है कि वो ना लगे, लेकिन जिस तरीके से सेंटिमेंट, टॉक्सिक सेंटिमेंट्स जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और अब वो टॉक्सिक सेंटिमेंट्स सेनेट में पहुंच गए हैं, तो कोई बईद-उल-अनफान नहीं है जब वो उसके बोर्ड भी तलाश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और अपने इमेज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए कि हम क्या करें, हमारे लिए ये मसला रहा है। इसीलिए उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला है और 20 सालों की वो प्रॉब यानी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। उसका मकसद क्या हो सकता है? 20 सालों में जो ब्लेम गेम करते रहे हैं उसको कंसोलिडेट करके सामने रखना चाहते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो ये बिल पास होने के पहले आम हालात में तो चांसेस बहुत कम थे। जो मौजूदा तनाजुर है उस तनाजुर में इसके चांसेस पहले के मुकाबले में थोड़े ज्यादा हैं, और हमें तो अभी देखना ये है कि हम इस वक्त इसका पेशमा करते हुए इसको विजुलाइज करते हुए रिस्पॉन्ड इस पे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि हमने माजी में लॉबिंग नहीं की, वो हमसे गलती हो गई, हम यहाँ उसमें फेल हो गए। अब हमारे पास क्या लॉबिंग की ही ऑप्शन है, या हमें कुछ चीज़ों पे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, हाँ जी ऐसा हुआ था, या हमें इसके अलावा कोई और रास्ता अपनाना होगा? Where do we stand and what we actually need to do, रुस्तम साहब? देखिए, एक रोबस्ट डिप्लोमेसी हम नहीं देख रहे। हमारा स्टैंड वीक से नजर आ रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तालिबान एक हकीकत है, इसलिए तो ट्रम्प के जमाने में उनसे तो बातचीत शुरू की गई, क्योंकि दूसरा रास्ता था नहीं। ये जंग कोई गैर जरूरी जंग भी थी, इसका कोई नतीजा निकला था, इसका कोई जो लीक्ड पेपर्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने जो पेपर्स लीक किए हैं, अफगानिस्तान पेपर्स, उसमें उनके जनरल जो हैं वो डगलस खुद कहते हैं कि, और वो जनरल डगलस डूड जो है वो कोई ऑर्डिनरी जर्नल नहीं थे, वो प्रेसिडेंट ओबामा की भी एडवाइजर थे। वो लिखते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। इस जंग का तो कोई मकसद ही नहीं था। इस जंग का मकसद तो कुछ हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का
और पाकिस्तान को अपना केस है वो प्रेजेंट करने में मैं समझता हूँ क्या नेसेसरी डिफिकल्टी आ रही है। हालांकि पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाकिस्तान ने कभी उनकी मटेरियल हेल्प नहीं की, पाकिस्तान ने कभी उनको भेजा नहीं, अमेरिका को अड्डे दिए, और जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट थी उसको पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने गिराया तालिबान की हुकूमत को 2001 में। इससे अब देखें कि हमने 600 लोगों को पकड़ के उनके हवाले किया। अमेरिका जो अफगानिस्तान की सफीर को पकड़ के उनको हवाले किया, ये कभी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। हमने आफिया सिद्दीकी को पकड़ कर उनके हवाले किया, ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में ये कभी नहीं हुआ। तो इतने कंसेशंस के बाद अपनी अपनी सॉवरेंटी को उनके हवाले किया, इतने बेसिस उनको दिए और उन बेसिस से उनके जहाज उड़ उड़ के एक दोस्ताना एक दोस्त मुल्क के हुकूमत को गिरा रहे थे। अब इसके बाद तो मैं समझता हूँ बात खत्म हो जाती है। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका ये कहता है कि $2 ट्रिलियन उन्होंने लगाए, हजारों लोग उनके जो है उन्होंने जाने गंवा दी, और अब चीन आके आराम से बैठ जाएगा। अब जो वन बेल्ट वन रोड है वो मंसूबा पायलट तक पहुंच जाएगा, और चीन जाहिर है उसको बहुत ज्यादा कंसर्न्स है कि चाइना की बालादस्ती इस पूरे रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। मेरे पास टाइम की कुछ कमी का सामना है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप बहुत समझते हैं और आप काम भी कर चुके हैं, इसका हिस्सा रह चुके हैं। इज इट हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज समथिंग वी नीड टू डू? Pakistan foreign policy in this particular regard, which is with Afghanistan, has been very straight and candid. In fact, that has been followed by the Trump government ultimately. But Pakistan has always been a proponent of its political solution, which ultimately United States had to accede to. तो इस लिहाज से तो देखा जाए इस मामले में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो डायनामिक्स हैं इस पूरे खिते के, इंडिया इस तरीके से पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है इस मामले में, और लॉबिंग वहां, और अब तो कमला हैरिस का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जब मीटिंग हुई उससे पहले जो करता रहा इंडिया, तो वो, और फिर जो अभी बात की रुस्तम साहब ने कि इस वक्त जो दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान एक कंपटीशन और एक मुखासमत चल रही है साउथ चाइना सी के हवाले से, इंडो पैसिफिक ओशन में जो इस वक्त हथियारबंदियां हो रही हैं, और लेटेस्ट तो आपने देखा कि औकास का जो एग्रीमेंट हुआ है और न्यूक्लियर सबमरीन से ताकत का तवाज़ुन चेंज हो रहा है चाइना के खिलाफ, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें तो बहुत सारी तफसीर है, लेकिन आपके पास टाइम कम है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो करना चाहता है, और अगर जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अब समझ आ गई कि पाकिस्तान के साथ जो उसने रवैया अख्तियार किया है, और हमारे जो ताल्लुकात अब चाइना तक पहुंच चुके हैं, क्या अमेरिका हमारे साथ वही गुडी वाला रिलेशन रख सकता है? कि कोई आसार नजर नहीं आ रही है, आसार नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील अहमद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। ये बात यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि एंटोनियो गुतेरेस साहब कि अमेरिका और चाइना की जो जंग है, शायद अगर इसमें ईज़ आउट ना किया गया चीज़ों को, तो इसमें पूरी दुनिया जो है वो सर्द जंग का हिस्सा बन जाएगी। पहले चीज़ों को ईज़ आउट होना यकीनी तौर पे वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे साथ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।